बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर आजम काजी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने पाकिस्तान की सियासत और रियासती सलामती के बदलते मंजरनामे में एक नई लकीर खींच दी है। DGISPR ने पहली मरतबा खुलकर दो टोक और गैर मुबहम अंदाज में कहा है कि एक मखसूस सियासी बयानिया जो एक शख्स और उनके करीबी हलकों से जुड़ा हुआ है अब सिर्फ सियासी इख्तलाफ नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक रेंगता हुआ ख़तरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह बयानिया कोई आम इख्तलाफ राय या तनकीद नहीं बल्कि एक सोची समझी मुहिम है जिसका मकसद अवाम और फौज के दरमियान बदएतमादी को हवा देना है, रियासती अदारों की साख कमज़ोर करना है और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडा को तकवीयत देना है। उनके मुताबिक एक फ़र्द का जहन इस हद तक बीमार और उसकी अना इस हद तक ज़्यादा है कि वो खुद को रियासत से बड़ा समझने लगा है और यही सोच पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। DGISPR ने वाजिया किया कि सोशल मीडिया पर फैलने वाला फेक न्यूज़ नेटवर्क, ट्रोल सेल्स, बैरूनी अकाउंट्स और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा सब इसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान दीवार खड़ी करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अडयाला जेल मुलाकातों पर भी सवाल उठाया कि आखिर कौन सा कानून इजाज़त देता है कि एक सज़ा याफ्ता रहनुमा जेल में बैठकर रियासत मुखालिफ बयानियाँ तश्कील दे और लोग उससे हदायत लेने पहुँचे। और सबसे अहम बात, DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान फौज किसी सियासी जमात की नहीं ना बनेगी, मगर जब रियासत पर हमला हो, जब दुश्मन बयानियाँ अंदर से खामोशी के साथ परवान चढ़े तो जवाब देना नागुज़ीर है। नाज़रीन, DGISPR की यह ब्रीफिंग दरअसल इस हकीकत की निशानदही कर रही है कि पाकिस्तान में मसला अब फौज बामुकाबला इमरान खान नियाजी नहीं बल्कि रियासत बामुकाबला एक ख़तरनाक बयानिया है। इस अहम तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। चौधरी साहब, फरमाइएगा, DGISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा, उनको एंटी स्टेट कहा, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के हाथों में खेल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जहनी मरीज़ हैं, ज़ात के कैदी हैं और फौज के अंदर दरार डालने का इल्ज़ाम लगाया है। इस सारी सूरत हाल एक ऐसे शख्स के बारे में है जो पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म है, जिनकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। किस तरह देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त? कोई नहीं, जैसे रुस्से हुए लोग आपस में करेंगे वैसे ही है। जाहिर है, नाराजगी है, तलखियां हैं, तलखियों का इजहार है। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है? इमरान खान सिर्फ एक ये तो नहीं कि वो कोई कैदी तो नहीं है ना जी। सिंपल बात यह है कि पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी लोगों की अभी वोट हुआ है 8 फरवरी को। उस वोट में भी हमने देखा है कि वो वोट किधर है, सेंटिमेंट भी हम देख रहे हैं किधर है। और दूसरी तरफ फौज का इदारा जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसकी बड़ी अहमियत है। मुल्क जो होते हैं वो फौज के बगैर तो नहीं चलते। ट्रू। तो एक इस जो हाथियों की एक लड़ाई है उसमें नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान का मीडिया तबाह हो गया है इस सारे लड़ाई में। यहाँ इनकी हमारी जुडिशरी तबाह हो गई है, आइन तबाह हो गया है, इकॉनमी हमारी जो है वो बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही। और जो घास है सारा वो उसमें खराब हो रहा है। तो हमने तो शुरू से ही कोशिश की है, खान साहब को भी यही कहा है कि जी ये इस तरह से पर्सनलाइज्ड अटैक्स मुनासिब नहीं हैं और हमें बहरहाल एक स्पेस क्रिएट करनी है अपने लिए। दूसरी तरफ भी यही है कि खाली डंडा सोटी से तो मुल्क नहीं चलता। 25 करोड़ का मुल्क है, इसको इसमें थोड़ी सारा एक लंबे सांस लेके और एक चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जाहिर है कि ये तो अब अगला मानने वाले पे है ना कि वो बात समझता है, ये बात अहम है या नहीं समझता। तो ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। तो इसकी कोई क्या अहमियत है? बस ठीक है, लड़ाई है, पहले उन्होंने बात कर दी फिर इन्होंने बात कर दी। तो ठीक अब है। ये लड़ाई देखते हैं आगे कैसे बढ़ेगी।
असूली तौर के ऊपर तो चलें, बात होगी, अब खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर बात और आगे बढ़ेगी तो और नुकसान होगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक, एंटी स्टेट जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आपने लगाया गया इस वक्त कोई रियासत की तरफ से इमरान खान के ऊपर, ऊपर से उनकी बहनों की मुलाकातें थी, उसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया गया कि इन्होंने बाहर आकर जो स्टेटमेंट्स दी, पॉलिटिक्स की, और उसके बाद हिंदुस्तान का मीडिया जिसके साथ हमारी जंग हुई है उसके साथ इंटरव्यूज़ दिए। इस तनाजुर को भी बड़ा स्ट्रांगली कहा गया कि कोई ट्वीट्स होती हैं वो हिंदुस्तान में रीट्वीट्स होती हैं, वो अफगानिस्तान में रीट्वीट्स होती हैं। एक पूरा केस बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के ऊपर डाला गया है इस वक्त। ये तो नई बात नहीं है, ये तो 2-2.5 साल से यही चल रहा है। देखिए, ये तो ऐसे सिम्टम्स है ना, जो चीजें आपके हम देख रहे हैं, हम चीजें वो हैं। बुनियादी बात तो ये है कि जो एक एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में जो एक एक लड़ाई शुरू हुई है 2-2.5 साल पहले, वो कंटिन्यू कर रही है, और उसका एंड गेम जो है वो नहीं बन पा रही। उस लड़ाई में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। सवाल, असल जो बात है वो है। अब ये ये तो जिस तरह कल मंसूर अली खान ने अपने सवाल में तवज्जो भी दिलाई कि वो तो जब भी हम मुखालिफ होते हैं तो इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इंटरेस्ट क्या होगा। मसलन इस पे अगर आप कहें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीटीआई के जो लोग, पीटीआई के नहीं, जो पाकिस्तान के दुश्मन लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो तालियां खुशियों से नढाल हैं। उन्हें तो और मौका मिल गया है निशाना बनाने का, चीजें करने का। और जो पाकिस्तान में लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनका जो, हमारा तो देखिए जो मसाइल हैं उनमें बहुत इजाफा हो गया है। हमारे इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं आ रही, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिलक्टेंट हैं पैसा लगाने में। हमारी जो टेम्परेचर है सियासत का, वो इतना ऊपर है कि कोई भी काम यहाँ पे हो नहीं पा रहा। ट्रू, ट्रू। उसकी वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, हमारा जो छोटी सनत है, फिर हमारा फार्मर है, ये सारे के सारे शदीद परेशान हैं। और इस तलखी में इजाफे से फ्रेंकली और मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए हम तो जो फार्मूला दे रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, उसमें यही है कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट एक कदम आगे बढ़ाए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, स्पेशली जो कोट लखपत में हैं, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, उन लोगों को रिलीफ दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ें और तरीके इंसाफ की डिसीजन मेकिंग में कुछ एतदाल वापस आए। ठीक। फिलहाल तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तरीके इंसाफ के पास कोई लीडरशिप नहीं बची। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी। लेकिन लेकिन जॉय साहब, इसमें एक और चीज़, अभी आप टेम्परेचर की बात करें, और बहुत बेहतरीन ये बात है कि अगर हम इस टेम्परेचर की वजह से ये सारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा हम देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर है, इसके अंदर बड़ा एक कलीदी किरदार जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी है। DGISPR कह रहे हैं कि वो भारत और अफगानिस्तान की तरफ से ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि आप लोगों की पार्टी को का जो सोशल मीडिया स्ट्रक्चर है एंड ऑल दैट, वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की तरफ से ऑपरेट हो रहा है। अब आई डोंट नो DGISPR के पास इसको लेकर कितने को वो उसके एविडेंसेस थे, लेकिन जो वो शो कर रहे थे वो तो बता रहे थे कि जी ये देखिए तमाम जो हैंडल्स हैं ये पाकिस्तान से बाहर हैं और वहां से ऑपरेट हो रही हैं। नहीं, उनकी बात फ्रेंकली बिल्कुल गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत भी नहीं है। मैं जहां तक एनालाइज करता हूं, एक तो देखिए हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो स्पेशली हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे 50 साल की उम्र के ऊपर हैं, तो वो सोशल मीडिया वगैरह को इतना समझते नहीं, और उनको ये नहीं समझ आती कि ये इतने हजारों लोग या अकाउंट्स या ये चीजें हैं, ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड इस तरह की कैंपेन्स नहीं हुआ करती। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम है, लेकिन मुकम्मल अनऑर्गेनाइज्ड भी नहीं हुआ करती। अब मैं ये इसको इस तरह से देखता हूँ कि मेरी नज़र में 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इस सोशल मीडिया के ऊपर जो टॉक्सिक अकाउंट्स हैं उन लोगों का जिनके साथ ज्यादती हुई है पाकिस्तान के अंदर या उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ, और वो अब बाहर चले गए हैं तो वो अपना बदला ले रहे हैं और वो बड़े नाराज हैं। दूसरा हिस्सा है जो कि समझता है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ जो हो रहा है, ये पहला हिस्सा ये कि वो जातियां हैं और वो उसको कर रहा है।
फिर एक प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा पैसा जो इसमें आ गया है, और अगर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव है उसके वो अगर आप अपना प्राइम बनाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो एक जो डॉलर का एक समझिए कि जो मोहब्बत है वो उसमें शामिल है, जो पैसों के लिए कर रहे हैं। ठीक। और फिर एक तीसरा हल्का है जिसको डेफिनेटली जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, शहीदों के खिलाफ जो कैंपेन्स बनती हैं वो उनको वो बनाते हैं, वो उसको चलाते हैं, और उसके लिए वो सपोर्ट गेन करते हैं ऊपर के जो दो ग्रुप्स हैं उनसे। ठीक। सो जो पीटीआई ऑफिशियल का जो फेलियर है, असल जो फेलियर है, जो मैं बार बार उनको कहता हूँ, वो अपने आप को ये तीसरे हिस्से से अलहदा नहीं कर पाए। नहीं कर पा रहे। जो नाराज हिस्सा है उसकी तो देखे ना और लॉजिक है, और जो ये कि पैसे कमाने के लिए, फिर आपको ये बात भी एडमिट करना पड़ेगी कि गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर है, और इस गवर्नमेंट को अपना जो पॉपुलैरिटी है उसकी उसको उसका चूंकि कोई जवाब नहीं आता, तो जो एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव है वो वैसे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में 3-4 ग्रुप्स हैं, उनको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। ठीक। दो चीज़ें और बताइएगा। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की अभी अपन जब बात कर रहे थे तो आज शहबाज शरीफ साहब भी वही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान साहब को लेकर के एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। देखें, बात जिस तरह कल भी DGISPR से ये सवाल हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमने हर दफ़ा देखा था कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया जाता रहा कि जी ये हैं, लेकिन आज की सूरत हाल इज़ कंपैरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स। अब सूरत हाल ये है कि लोग चाहते हुए ना चाहते हुए इस नैरेटिव के साथ जा रहे हैं। आज आप क्या समझ रही हैं कि ये पैसिफाई कैसे हो पाएगा, ये जो एक इतनी बड़ी खलीज आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान? कोई नहीं, ये तो ना देखें, फातिमा जिन्ना से लेके बेनजीर भुट्टो तक और फिर नवाज शरीफ तक और अब इमरान खान, वो तो सारे किसी ना किसी वक्त में सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उनको डिक्लेयर किया ही गया है ना। शहबाज शरीफ साहब को शायद अपना भूल गया है कि वो कितने बड़े सिक्योरिटी थ्रेट थे। तो वो तो खैर ऐसा कोई, जिस तरह मैंने आपसे ये कहा कि ये तो अल्फाजी है ना, मेन चीज तो है ये कि नाराजगी है, वो तलखी का इजहार है। वो तलखियां नीचे जाएंगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। आप देखते हैं कि वो तलखियां नीचे जाती हैं या और आगे, अभी फिलहाल तो लग रहा है कि और बढ़ेंगी। जो इस वक्त लीडरशिप है शोएब साहब, वो आपको लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस गैप को, इतने बड़े इस दरार को ब्रिज कर सकती है? आपको लगता है, डू यू फील सो? देखिए, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको दे। पार्लिमानी पार्टी में 12 उनके लोग हैं जो इलेक्शन लड़के आए हैं, सियासी लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग उनकी उनसे इम्प्रूव होगी। फिलहाल तो जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल ही जोकर्स के हाथ में है, यानी सलमान राजा हो गया, रऊफ हसन वगैरह हो गए, वकास वगैरह हो गए, इन लोगों को तो देखे ना कुछ नहीं पता, और ना ही ये कभी कोई सीरियस डिसीजन मेकिंग में कभी कोई संजीदा लोग इनको इन्वॉल्व भी करेंगे। तो इसलिए आप अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो अपने जो MNAs हैं उनको ऊपर, सेनेटर्स जो हैं उनको 12 दें, तो कम से कम एक थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि एक उसमें पॉलिटिकल एंगल जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो ये कहना कि ये कशीदगी नीचे ला सकते हैं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है तकलीफ दे है, आई कैन इमेजिन के इसको रिस्पॉन्स सख्त ना करना जो है, पीटीआई का वर्कर जो है वो उनसे उम्मीद करेगा कि सख्त करें, बट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही होगा कि वो इसको इग्नोर कर दें और लेट्स ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। और MNAs जो हैं पीटीआई के, जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है, उसको मेरे ख्याल में हमें ये मौका देना चाहिए कि वो चीज़ों को बेहतर कर सके। वेरी राइट, वेरी राइट। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो NFC अवार्ड्स को लेकर जो पहली मीटिंग हुई है उस पर बात करेंगे, और मुजम्मिल असलम, मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में 11वीं NFC का इफ्तिताही इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की, मगर इजलास के आगाज़ ही ने वाज़िया कर दिया कि ये सिर्फ अदाद शुमार की मीटिंग नहीं बल्कि मरकज़ और सूबों के दरमियान खामोश मगर शदीद मालियाती जंग का पहला राउंड है। वफाक ने पहली बार सूबों से रेवेन्यू की बजाय अखराजात की तफसीलात मांग ली, जिस पर सिंध ने साफ कह दिया ये रेवेन्यू फोरम है, अखराजात का नहीं। उधर FPR ने टैक्स वसूलियों का 5% सूबों को देने से इनकार करके एक नया बहरान खड़ा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1 से बढ़ाकर 3% करने और साबक फाटा की शमूलियत के बगैर मौजूदा NFC को आइनी तौर पर मुतनाज़ा करार देने का मुतालबा कर दिया है, जबकि सूबे का शेयर 14.62 से बढ़ाकर 19.62% तक मांग लिया है। सिंध और KP मज़ाहमत पर, बाकी सूबे मोहतात और वफाक मसालियत के नाम पर एक ताकतवर मालियाती एजेंडा आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम साहब ने, मशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से जो बकायाजात क्लेम किए हैं इनकी वेरीफाइड ऑडिट शुदा रकम क्या है, और NFC मीटिंग में आपने वफाक से इन बकायाजात की अदायगी का कौन सा टाइमलाइन तय किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में जब बात आती है किसी और पे तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और जब हुकूमत पे बात आती है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात होती है। तो ये मैं आपके सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी मैंने भी मंगा ली है, और उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अब जो है ना गौर से पढूं और समझूं। ठीक। बात यह है कि पिछले दिनों मीडिया के थ्रू ही ये बात शाया हुई कि वफाक ने सारे सूबों से उनका हिसाब किताब मांग लिया है अखराजात का, और वफाक ने सोचा है कि जी वो सूबों की कटौती करेंगे क्योंकि वफाक जो है वो खसारे में होता है। तो यकीन जानिए तमाम बातें मीडिया तक ही महदूद थी। जब हम NFC के इजलास में गए तो वो एक बेहतरीन अंदाज में हुआ, और हम सब ने एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि निहायत तहम्मुल से सुना। और इसका क्रेडिट वफाकी वजीर खजानों को जाता है क्योंकि वो उन्होंने उसको चेयर किया था। ठीक। और तमाम वज़ीर खजाना आए थे, तमाम सूबों के, और उनके NFC मेंबर थे। उसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल था। इब्तदाई जिसे कहते हैं तारुफी बयान दिया था वजीर खजाना साहब ने। फिर उन्होंने तमाम सूबों को दावत दी थी कि वो अपनी अपनी माली पोजीशन पहले बताएं। ठीक है। कि आज कौन किस तरीके से चल रहा है और उनकी क्या माली सूरत हाल है। ठीक। और फिर उसके बाद आखिरी में वफाक ने अपनी माली सूरत हाल बताई। ओके। ऐसा नहीं है कि तमाम सूबे जो हैं बड़े जिसे कहते हैं कि खुश है। एक फर्क है सूबों में और वफाक में, सूबे जो है मकरूज नहीं है जिस तरीके से वफाक मकरूज है। और दूसरा ये उसकी वजह यह है कि सूबों को क्योंकि कर्ज लेने की इजाजत नहीं है मकामी तौर पे। और जो बैरूनी कर्जा भी जो अगर कोई सूबा लेता है अगर वर्ल्ड बैंक या ADB वगैरह से, वो भी वफाक के थ्रू लेता है। और फिर जब अगर कोई मंसूबे के लिए पैसा लेता है सूबा, तो फिर वफाकी हुकूमत का एक वो है कमेटी है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक है, वहां से अप्रूवल जब तक नहीं होता तो वो प्रोजेक्ट, हालांकि अगर सूबे का भी अपना हो तो वो आगे नहीं चलता। तो जिसकी वजह से जिसे कहते हैं ना वो हाथ और पैर बांधे हुए हैं सूबों के, जिसकी वजह से सूबे मकरूज नहीं है जिस तरीके से वफाक है। लेकिन दूसरी तरफ वफाक ने अपने आप को बिल्कुल मादर पेदर आजाद कहते हैं जिसे, छोड़ा हुआ है। और हालांकि एक इदारा है पार्लिमान, अगर आपने एक हद से तजावुज करना है कर्ज के लिए तो वहां जाना चाहिए, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी हुई, और खिलाफ वर्जी होते होते आज वफाक और पाकिस्तान ठीक ठाक किस्म का मकरूज है। अब वो मकरूज होने की वजह से वफाकी माली हालात खराब होते जा रहे हैं। ठीक है। मिसाल मैं आपको देता हूं कि मैंने बताया अभी उस मीटिंग में मैंने भी ये बात की। मैंने ये बताया कि 2005 में लगभग 210 अरब रुपए हुकूमत के सूद की अदायगी में खर्च होते थे। 225 अरब रुपए जो है
तरक्याती डिफेंस अखराजात में खर्च होते थे, और 250 अरब रुपए जो है तरक्याती अखराजात में खर्च होते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ आज से ठीक 20 साल पहले की। ठीक है। यानी कि आपके सूद की अदायगी कम होती थी, तरक्याती और दिफा में पैसे खर्च ज्यादा होते थे, जो होना चाहिए था असूली तौर पे आज भी। आज भी। ठीक। लेकिन आज क्या है, 8,200 अरब रुपए हम सूद की अदायगी इस साल करेंगे, 2,500 अरब रुपए दिफा के लिए, और तरक्याती अखराजात के लिए 1,000 अरब। 1,000 बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो वो, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। हाँ, तो इससे अंदाजा लगा लें कि जहां मिसमैनेजमेंट हुई, हालांकि वफाक को आजादी थी कर्ज लेने की भी, टैक्स लगाने की भी, तमाम चीजें जहां पे मिसमैनेजमेंट हुई वो वफाक के एंड पे हुई। अच्छा, फिर हमारे मुल्क में आपको पता है ना, स्केप गोट ढूंढना, एक किसी पे इल्जाम लगा देना, बड़ा आसान काम है ताकि अपनी दुकानदारी चलती रहे। अभी ठीक। जैसे पिछले 15 दिनों से मैंने देखा है कि तमाम का तमाम जो कहते थे कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई है, अब वो स्टेबिलिटी भूल गए सारे। और चाहे SIFC के सरबराह हो, जी। चाहे स्टेट बैंक के सरबराह हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, वो तोपों का रुख टैक्स और टैक्स कलेक्ट करने वाले और वजारत खजाना पे चला दिया गया। ठीक है ना। बाकी कोई ये नहीं देख रहा कि जी मुल्क में सर्कुलर डेट किसकी वजह से हुआ, LNG की पॉलिसी किसकी गलती थी, मुल्क में जो है गंदम की पैदावार क्यों कम हुई, किसान की कमर क्यों टूटी। वो कोई किसी का कोई वो ठीक। दोष नहीं है, कसूर नहीं है। वो सारा का सारा जो है एक बंदा ढूंढ के फिर उसके बाद एक नया बंदा लाते हैं और उसको पहले बड़ा स्टार बनाते हैं कि जी ये यूं है, ये वो है, ये बड़ा, और फिर उसकी बात 6 महीने साल बाद उसका भी जो है ना, ये ऐसे हम ही 78 बिल्कुल। साल से पता ठीक। चला। अच्छा मुजफ्फर साहब, इसको थोड़ा सा अगर मैं जस्ट ट्राइंग टू फोकस इट विद द केपी थिंग, आप एक तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, वफाक ने क्या कोई तहरीरी यकीन दहानी कराई है? क्योंकि फाटा इंजमाम के बाद केपी के लिए 3 से 4% शेयर मुस्तकिल रहे, ये कहा गया था कि जी होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? इस NFC मीटिंग के बाद कोई ऐसी चीज सामने आई है? बाकी चीजें तो चल ही रही हैं, इसके साथ चैलेंजेस तो हैं ही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप केपी की अगर हम देखें तो इस पे क्या आपका व्यू पॉइंट है? देखिए, हमने फैसला किया था कि हम जो है फाटा की जंग जो है आइन और कानून और कानूनी जंग और दलील दलील से करेंगे। ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जब इस इजलास में गए तो हमने जो है सबसे पहले बताया कि जो 7वां NFC है पाकिस्तान का, वो जो है इंजमाम फाटा का होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे ने नहीं करवाया था, वफाकी पॉलिसी थी। ठीक है। उसके बाद जो है ये NFC का हिस्सा बन गया था। ठीक है। अब जो है ये जो है फाटा को जो है 7 साल हो गए बने हुए, और उसको NFC से 1 रुपये का शेयर भी नहीं दिया गया। तो ये जो है अल्ट्रा वायरी हो गया 7वां NFC, और ये कानूनन गैर आईनी हो चुका है। ठीक। अब इसको सबसे पहले, अभी क्योंकि 11वां NFC शुरू कर दिया आपने, सबसे पहले 7वें NFC की जिसे कहते हैं ना कि वो ठीक कर लें जहां जो गलतियां हुई हैं। और उसका तरीका ये है कि जो फाटा की आबादी, जो रकबा, जो गुर्बत है, वो तमाम शामिल करके उसका जो शेयर बनता है, जो भी बनता है, प्लस बनता है, माइनस बनता है, वो आप इसको उसमें शामिल कर दें। अब उसमें जो है वफाक से ज्यादा सूबों की कटौती होगी, यानी इसमें खैबर पख्तूनख्वा सूबे की भी कटौती होगी, पंजाब की भी होगी, सिंध की भी होगी। ठीक। और ये जो है इसको ठीक कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें तमाम सूबों का थैंक यू करूंगा, और बाशमूल वफाक का, कि सबने इससे एग्री किया। ठीक। पर सबने कहा ये बिल्कुल ठीक इनका वो है, तो ये इनको दिया जाए इनका हक। ठीक। और उसके लिए जो अभी कमेटियां 6-7 बन रही हैं, उसमें एक फाटा की स्पेशल कमेटी बन रही है, और वो जो है अगले इजलास में उस कमेटी की जो है रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप भी थोड़ा सा हैरत करेंगे कि 7वें NFC के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 8वें का मुझे नहीं पता, 9वें और 10वें का एक इजलास हुआ 5 साल में। आखिरी जो 10वां है जो अभी हुआ, वो जो 2020 से 2025 तक था, उसका 2021 में एक इजलास हुआ। उसके बाद हमने पूरे मुल्क ने जहमत ही नहीं की कि कि जी NFC की। इजलास बुलाए। ठीक। NFC का इतने अहम माली मामला आते हैं, वफाक IMF के पास बार बार जाता है अपने मामला दुरुस्तगी के लिए। पाकिस्तान में रहते हुए पहले आप अपने जो आपके कानून हैं, जो आपको खुद का आइन कहता है कि हर 5 साल में इसको तब्दील होना है, या इसमें इजाफा होना है, या कमी बेशी होनी है,
उसको आप बैठे उसको डिस्कस करें आपस में। आप सारी चीजें बंद करके आईएमएफ के साथ बंद कमरे में फैसले करते हैं, फिर उसके बाद अपने आप समझते हैं कि जी वो जो है उनकी तजावीज टैक्सेस वगैरह की लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, उससे और बिगाड़ पैदा हो जाता है। ठीक। और वो बिगाड़ पैदा होते होते जो है सूरत हाल यहाँ आ गई है, और उसके बाद फिर नए मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप सूबों का इतना काट लोगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हाँ। भाई ऐसे नहीं होता। अच्छा, इसमें उसके जो लिए मुजम्मिल साहब आप जो अभी फरमा रहे हैं सूबों का इतना काट लिया जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये तो एक सिनेरियो है जो अब सरफेस हुआ है। मेन जो चीज़, जो एक चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है एनएफसी फॉलोड बाय पीएफसी। पीएफसी की हम कहीं बात होते नहीं देख रहे। अगर पिछली दफा का एनएफसी की एक मीटिंग हुई जो इस तरह आप फरमा रहे हैं, तो पीएफसी और आगे डाउन द रोड इसकी ट्रांसफर जो होनी है एट ग्रास रूट लेवल, वो कब, कैसे और किस तरह होगी, उसका कोई मैकेनिज्म हुकूमत ने डिस्कस किया हो, वफाक की तरफ से आया हो, कोई ऐसी चीज? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमें सबक पढ़ा दिया जाता है हम उसको बस समझते हैं कि ये सबक, उसको जरा सी तफसील में नहीं जाते। मैं भी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं सूबे में आने से पहले मेरी भी ओके। यही जिसे कहते हैं ओपिनियन थी, ओके। लिटरली यही ओपिनियन थी। अब सूबे में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ पीएफसी लेवल पे खर्च होता है। ओके। अब मैं ठीक। मिसाल देता हूँ आपको, शायद आपके प्रोग्राम से आपको भी और दूसरों को, आई मे बी रॉन्ग, कोई इसकी करेक्शन कर सकता है, लेकिन जो मैंने समझा और सीखा मैं वो आपको बता देता हूँ। जी जी। हमारे सूबे का 22% अखराजात जो है तालीम पे खर्च होते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और तालीम में ये मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की नहीं, ये प्राइमरी और प्राइमरी, मिडिल और मिडिल ये क्लास। जो है ठीक। कॉलेज से, ठीक है ना। 22% अखराजात। अब जो उसके 80% से ज्यादा स्कूल और ये जो है ना, वो या तो सबअर्ब्स में है या विलेजेस में है या उधर है, पूरे सूबे में। ठीक। अच्छा, अब हमारे सूबे में तकरीबन 6 लाख, 6.25 लाख मुलाजमीन है, जिसमें से 2.25 से 3 लाख स्कूल के टीचर्स और ये। ठीक है। ठीक है। तो ये जो मुलाजमत है, ये जो सारी की सारी ये पीएफसी लोकल लेवल पे स्कूल्स चल रहे होते हैं, वहां पे देहात में, सबअर्ब एरियाज में सरकारी, तो वहां पे ये खर्च होता है पैसा। ओके। ठीक है, ओके। नंबर एक। इसी ठीक। तरीके से जब आपके अस्पताल है, शहरों में तो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं। जब आप शहरों से बाहर निकलते हैं तो डीएचयू होती हैं, बीएचयू होती हैं, आरएचसी होती हैं, सिविल डिस्पेंसरीज होती हैं, ये तमाम चीज होती है। इसमें आपका हेल्थ में 16% खर्च होता है, ओके। वो भी तमाम उस लेवल पे खर्च होता है। ठीक। अब जहां पीएफसी की बात रह जाती है ना, अब 100 रुपये अगर हमारा बजट है तो हाँ। 85% हमारा करंट पे बजट जाता है, यानी कि तनख्वाहें और गैर तनख्वाही खर्चे। 15% जाता है तरक्याती अखराजात में। ठीक। उसमें ये कहा जाता है कि 1/3 जो है वो सूबाई और दरान को दे दें डेवलपमेंट फंड, और बाकी 10 यानी कि 2/3 जो है वो पार्लिमान उसको खर्च करे। ओके। उसमें भी बहुत सारी तरक्याती स्कीम्स ऐसी होती हैं जो एमपीए क्योंकि नीचे वो नहीं है, तो एमपीए ही वहां की सड़कें, वहां की नालियां, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर हो रही होती है। ठीक। ठीक है ना। अब वो उसमें मैकेनिज्म बेहतर हो सकता है, लोकल रिप्रेजेंटेशंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। इसको आईटी ड्रिवन किया जाए बजाय ह्यूमन बेस्ड ड्रिवन किया जाए। उसकी वजह यह है कि आज जितनी मुलाजमतें हम दे चुके हैं, सब का सब तनख्वाहों में और इसमें चले जाता है। ठीक। तरक्याती अखराजात में के लिए कुछ बचता ही नहीं है। हम्म। अब इसकी जो बजट में पैसे खर्च कर रहे हैं वो पीएफसी लेवल तक खर्च हो रहे हैं। अब उसको जो है ना रीसेट करना है, बताना है, हाँ, ऑर्गेनाइज यही करना है। मेन चीज है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो, हाँ, और अच्छा, ये ऐसा अगर नहीं है कि ठीक, मुजफ्फर साहब, ये अभी आप बात कर रही हैं कि हम केपी के तनाजुर में ये सारी, क्योंकि वंस यू आर इन द सिस्टम यू नो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। जो बाकी के सूबे हैं, अगर एक जस्ट एन ओवरव्यू ऑन दैट, आपको लगता है सिंध के अंदर भी इसी तरह इस्तेमाल हो रहा होगा, कराची के अलावा भी सूबों के शहरों के अंदर, पंजाब के अंदर भी इस तरह इस्तेमाल हो रहा होगा? क्योंकि यहां पर तो एक चैलेंज अपेरेंटली नजर आता है कि जी पीएफसी के थ्रू चीजें नहीं आती, पीएफसी पे कोई बात ही नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इट प्रैक्टिकली। देखिए, मैं इसकी भी बड़ी अच्छी आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, जी अगर आपके पास 1-2 मिनट है। जी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का इस साल 10% जो है ना अपनी ओन सोर्सेज से रेवेन्यू होगा, और 90% वफाक से आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना इधर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है, सिंध और पंजाब की तरह डेवलप नहीं है, यानी कराची लाहौर की तरह ना। ठीक। पंजाब हालांकि इतना डेवलप है, उसका 80% आज भी वफाक से रेवेन्यू आता है, सिर्फ 20% वो अपना जनरेट करता है। ठीक ओके। है। और सिंध जिसके पास पोर्ट है, फाइनेंशियल हब है, सब कुछ है,
ठीक है ना, वो सिंध हुकूमत का नहीं है, वो एक पाकिस्तान बनने से पहले के उसके पास हेड स्टार्ट था कराची का, ठीक है जी ना। जी वो भी 75% उसकी डिपेंडेंस वफाक के रेवेन्यू पे है, नंबर एक। अब जो मैंने देखा कि सिंध का जो 25% रेवेन्यू है जो वो कमाते हैं, वो उसका 90% सिर्फ कराची से आता है। ऐसा ही है ना, आपको बिल्कुल भी ठीक पता कह होगा रहे ये हैं। बात, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमारा जो ओन सोर्स रेवेन्यू है ना केपी का 10% जो हम कमाते हैं, जी वो जो है सिर्फ पेशावर से नहीं है। हमारे पास ओके। मिनरल्स एंड माइन है तो स्वात के एरिया से हमें सवात और आता है। इधर हमारे बिल्कुल ठीक पास, कह रहे हैं, ठीक कह रहे ठीक हैं। है ना, हाँ टोबैको है तो टोबैको से आता है। हमारे पास पावर, वो जो हाइडल डैम्स हैं, तो वो हमें हजारा डिवीजन से आता है। ऑयल एंड गैस है, साउथ से आता है। तो हमें इनसे जो आमदनी आती है ना, हमने इसका 15% उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं कि ओके। आप वहां पे उससे तरक्याती काम करें, ठीक ठीक है ठीक ना। ठीक ठीक। लेकिन ये चीज मैंने सिंध में मिसिंग देखी है कि सिंध में अगर सारा सिंध का रेवेन्यू का 90% कराची कमा रहा है, तो वो जो है कराची को मतलब उस हिसाब से पैसे नहीं देते, नहीं वो दिए पूरे जा रहे, सिंध में ले बिल्कुल, वो जाते तो हैं, सबके सामने ठीक है। है। तो बिल्कुल। आई डोंट नो अबाउट पंजाब, हाँ, लेकिन क्योंकि मैं कराची से हूं तो और दैट्स व्हाई मैंने यू ये कैन गिव केपी एन में, पिक्चर अबाउट दैट। बिल्कुल ठीक है, वेरी यस, राइट। मुजम्मल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो सेनेटर नासिर बट मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लग सकता है और वहाँ की हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, और उसके पीछे जो बयानिया बनाया जा रहा है या जो उसके पीछे स्टांस दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो ये है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है और हुकूमत वक्त उसको एड्रेस करने में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, इस पे बात करेंगे जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल अपनी इंतहा को पहुंच गई है और वफाकी हुकूमत एक संगीन और गैर मामूली इकदाम करने की तैयारी कर रही है। सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने का इम्कान ज़ेर गौर है। हुकाम के मुताबिक ये कदम सूबे में बढ़ती हुई अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल, सिक्योरिटी खदशात और इंतज़ामी नाकामी की बुनियाद पर उठाया जा रहा है, जहाँ मुंतखब हुकूमत मसाइल को मौसर अंदाज में हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को बरकरार रखने का इम्कान भी है, मगर अगर वफाक फैसला कर ले तो सियासी शख्सियात जैसे आमिर हैदर खान होती, परवेज खटक, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ और साबिक फौजी अफसरान जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। ये इक़दाम सूबे की सियासत और मुंतखब नुमाइंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। अगर गवर्नर राज नाफिज होता है तो मुंतखब हुकूमत की ताकत महदूद हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है आइंदा सियासी तवाज़ुन किस तरह बदलेगा और अगला मरहला क्या होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर बट, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, गवर्नर राज की बातें सामने आ रही हैं, ये इकदाम वाकई सूबे में सिक्योरिटी और इंतज़ामी नाकामी की वजह है या इसके पीछे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की दरमियान जो सियासी जंग चल रही है वो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल देखें, सियासी खेल की बात नहीं है, अब सूबे के अमन व अमान की बात है। और आप ये देख रहे हैं कि मुसलसल 2 साल से वफाकी हुकूमत कोशिश करती है कि कोई पॉलिसी बनती है, खासकर इस बारे में जब दहशतगर्दी के जो हालात हैं KPK में, तो वहाँ का वज़ीर आला अगर ताउन नहीं करता और वो खुद भी कोई इकदाम नहीं करते, और उसके बाद अब हम बताएं हम क्या करें? क्या हम उन निहत्ते शहरियों को उन जो दहशतगर्द है उनके हवाले कर दें? अगर इकदाम वो नहीं करेंगे, सूबाई हुकूमत को बार बार कहा जाता है। तो अब देखें, जैसे ये अफगानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं शहरी, लेकिन वो रजीम जो कुछ कर रही है, वहाँ के से लोग आते हैं यहाँ दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। और उसके लिए अब एक पॉलिसी बन गई है कि जो अफगानी जो पाकिस्तान में काफी 30-40 साल से हम उनको अपने इंटरपास रखे हुए हमारे भाई हैं, लेकिन अब जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल करने के लिए तीनों सूबे तो
उन अफगान शहरियों को वापस उनके मुल्क भेज रहे हैं जो इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं। बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग वो जा रहे हैं, आहिस्ता ऐसा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन केपीके एक वाइट सूबा है जिसपे कोई सामने अमल नजर नहीं आ रहा, वो इस पे अमल भी नहीं कर रहे। 2% के लिहाज से अमल हो रहा है, बाकी सूबों में इस पे तेजी से जो अमल किया जा रहा है, ये सूरत हाल है। बाकी कोई अब इस तरह की जब कोई पॉलिसी बनती है पाकिस्तान में कि सब सूबे उस पर अमल करें, तो वफाक जो केपीके है उस पर अमल नहीं करता। अब आपके सामने वज़ीर आला है जो ये केपीके के आप हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी आप तकरीरें सुन लें, उनकी बातें सुन लें। वो कहते हैं हम इस पे अमल नहीं करते, तो फिर इसका हमें कोई ना कोई तो हल निकालना है ना। जो हमारी सब सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल है, उनकी मुशावरत से फिर इस तरह का फैसला अगर जरूरी हुआ तो जरूर करेंगे। इस पे गवर्नर राज लग सकता है। लेकिन जिस तरह बट साहब आप फरमा रहे हैं, वफाक कहता है कि गवर्नर राज आईनी इख्तियार है, मगर जब सुहेल अफरीदी को हिफाजती जमानत मिल चुकी है तो क्या ये इकदाम सियासी दबाव या इंतकाम के तहत नहीं किया जा रहा? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि जी हम इलेक्टेड हुकूमत हैं, जिस हद तक हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं केपी हुकूमत कर रही है, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, और ये सिर्फ हमें प्रेशराइज करने के लिए, हमें साइडलाइन करने के लिए वफाकी हुकूमत ये सोच रही है, या ऐसे जो चीज़ें हैं ये सरफेस कर रही है? आप मुझे बताएं, इस सुहेल अफरीदी जो है वज़ीर आला बने हैं, जब इन्होंने हल्फ उठाया, आप उनकी बातें सुने? वो निकाल के वीडियो उसने क्या कहा है? उसने हल्फ उठाने के बाद ये कहा है कि मैं इश्क़े इमरान में मरूंगा, मेरा एक ही एजेंडा है कि मैंने वहां जाके इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, वहां धरने देने हैं, वहां बैठना है। आप मुझे बताएं, एक सूबे का वज़ीर आला अगर हल्फ उठाने के बाद ये बातें करेगा, तो क्या हम वफाक जो खामोशी से बैठ के जो जिन केपीके के रहते शहरियों पे हमले हो रहे हैं, जो वहां से अफगानिस्तान से उठ के आते हैं दहशतगर्द हमले करके चले जाते हैं, अगर वो भी कुछ नहीं करे तो फिर वफाक ऐसे तो नहीं बैठेगा ना। इस तरह कभी नहीं हो सकता। अगर वो अपने सूबे में अब भी तवज्जो दें, लोगों के ख्याल करें, जो दहशतगर्दी हो रही है उस पे वो पूरा ताउन करें वफाक के साथ, उनको उनका कला कमा करने के लिए। और ये उनके बयानात आप सुनते नहीं है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्द नहीं है, इनसे हम बात करेंगे, बात वफाक करेगा, और कर भी रहे हैं। आपके सामने है, जब हमने ये दहशतगर्द जब आए इन्होंने हमले किए, तो हमने अफगानिस्तान हुकूमत को एंगेज किया, बल्कि ईरान भी इसमें शामिल हुआ, तुर्की भी शामिल हुआ। एक ही बात कहेगी कि इसके अलावा और कोई बात नहीं कि जो दहशतगर्द वहां से आता है या आप उनका कला कमा करेंगे, तो फिर पाकिस्तान हुकूमत ये करेगी। बट साहब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन एक तरफ आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इश्क इमरान के अंदर तो वो तो 10 मरतबा वजीर आला गए हैं, उनको नई मुलाकात का दिया गया। उसके बाद हमने डीजी ISPR की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर एक बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दिया गया। इसके साथ साथ आपके ही सेनेटर राना सनाउल्लाह के मुताबिक गवर्नर राज एक ऑप्शन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है तो इससे इख्तियार करने का मकसद वाकई एक इंतजामी बहरान और मुंतखब हुकूमत की ताकत को कम करना और उस पर दबाव लाने के मुतरादिफ है। ये सूरत हाल जो है, ये वफाक जहां पर आप लोगों की हुकूमत है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और खैबर पख्तूनख्वा जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तो सियासी जंग शुरू हो जाएगी अगर इस तरह की सूरत हाल जाएगी। यहां पर आप खुद देखें, तीनों सूबों को कंपेयर कर लें और एक केपीके को कंपेयर कर लें, क्या कर रहा है। बाकी सूबे अमल करते हैं तो केपीके जिसमें ज्यादा दहशतगर्दी है, जब वफाक उसके लिए कोई पॉलिसी बनाती है तो वो आते ही नहीं है, शामिल ही नहीं होते। क्या दिलचस्पी है उनको? फिर कोई दिलचस्पी नहीं ना। उनको एक दिलचस्पी है, रोज चले जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, मैं कभी हाई कोर्ट के बाहर जाके बैठूंगा, कभी कहता है मैं उधर जाके डयाला जेल के बाहर बैठूंगा। क्या वजीर आला केपीके का यही काम है? अगर उसने मिलना है तो वो जाके डयाला जेल में कैदी है, जाके डयाला जेल के जेलर से मिले, फिर वो मिलने के लिए आता है। तो 1 to 1 किसी ने मिलना है, ये पूरी जो एक फोर्स लेके आता है और 7 बंदे ले आता है, वहां जाके ये जो इस तरह की हरकत करते हैं। ये बताएं कि एक सूबे का वजीर आला अपना सूबा छोड़ के ये काम कर रहा है, तो फिर वफाक तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। और अगर इन्होंने अपना रास्ता ठीक ना किया, अपना रवैया ना बदला, तो फिर गवर्नर आ जाएगा, वो एक कानूनी हक है।
ठीक। मौजूदा गवर्नर जो है इस वक्त फैसल करीम कुंडी भाई हैं एमसारों के, उन्होंने वाज़िया किया है कि जी उन्हें गवर्नर तब्दीली या गवर्नर राज की किसी बाज़ाब्ता कार्रवाई की इत्तला नहीं दी गई है। तो ये क्या साबित करता है कि मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरें जो हैं ये हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि एक सियासी जो हम कहते हैं कि गिमिक्स खेली जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अब मीडिया के ऊपर भी इसका आ रहा है कि जी मीडिया में ये चीजें ज्यादा चल रही हैं गवर्नर राज को लेकर। देख रहे हैं, मीडिया का जो दिल चाहता है वो कर लेता है। जब वफाक ये फैसला करेगा तो उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून है, उसमें हम क्यों मैं बाकी ताती जमातें वो बैठ के फैसले करती है ना। जब वो फैसला होगा तो वो फिर पता चल जाएगा सबको, सूबे में फिर उस पर अमल हो जाएगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं। अगर ये हालात इस तरह रहे, केपी का वज़ीर आला अगर अपना रवैया चेंज नहीं करता, वो आवाम का ख्याल नहीं करता और दहशतगर्दी में ताउन नहीं करता, तो फिर वो वफाक अपना फैसला करेगा। वो सूबे के अवाम की भलाई के लिए, उनके कहते हैं ना कि हिफाजत के लिए फिर अमल करना पड़ेगा। अगर वो खुद इस पे अमल करेंगे, साथ वफाक के चलेंगे, तो फिर सब ठीक है मामला। वेरी राइट। बट साहब मुझे लास्ट बताइएगा, कल डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह की उन्होंने मैसेजिंग दी है तमाम मीडिया पर्सन्स को कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किस तरह इमरान खान की एक बीमार जहनीत है, ज़ात का कैदी है एंड ऑल दैट, फौज में दरार डालने का उन्होंने इल्ज़ाम डाला है, इसको नून लीग कैसे देख रही है? देखिए बात है ये, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये एक पीटीआई वाई जमात है जो आप तारीख निकाल ले, कभी किसी ने जाके जीएचक्यू पे हमले किए हैं, किसी ने जाके कोर कमांडर के घर जलाए हैं? कौन लेके जाता है वहां? आज तक एहतजाज जो होता है वो सड़कों पे होता है, एक रूल रेगुलेशन होती है। एक मुझे बता दें हिस्ट्री के किसी ने आके जीएचक्यू पे हमला किया और कोर कमांडर घर जाके आग लगाई हो, शोधा के पुतले जलाए हो? ये काम यही करे। मैं कहता हूँ कि पीटीआई हमेशा वो काम करती है जिसमें मुल्क में इंतशार रहे। उनको कहा जाता है कि एहतजाज करना है, फलां जगह दी जाती है, कहते नहीं हम तो उधर जाएंगे। जाके 26 नवंबर इन्होंने किया, 9 मई इन्होंने किया। अगर ये अपने हालात खुद नहीं ठीक करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेता है। बिल्कुल। जो भी हालात है आपके सामने है, इसमें ना हुकूमत को उकसाती है, ना हुकूमत का ये काम है। ये वो जो जेल में बैठा है कैदी 190 मिलियन की चोरी में, वो इनको अभी देखें, उनकी बहन गई जाके उससे मुलाकात की, और ये था का रूल है कि आप सियासी जो है वो बातें, और सियासी जो है इस तरह के बातें नहीं आके बाहर करेंगे। आके फिर उन्होंने वही बहन ने बातें की, वो आपके सामने है, तो फिर कानून तो अपना रास्ता लेगा। वेरी राइट। सेनेटर नासिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक सच्चाई आपके सामने खड़ी हो गई है। ऐसी सच्चाई जिससे अब ना हुक्मरान भाग सकते हैं, ना पॉलिसी साज भाग सकते हैं, और ना ही 25 करोड़ अवाम। वज़ीर ख़जाना फरमाते हैं कि नौकरी देना हुकूमत का काम नहीं, लेकिन सवाल है तो फिर 25 करोड़ अवाम किसके दरवाजे पर जाएं? उन लाखों नौजवानों को कौन जवाब देगा जिनकी उमंगें टूट रही हैं? उन ख़ानदानों के घरों में चूल्हा कौन जलाएगा जिनके सामने रोज़गार के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं? जब मुल्क में बेरोज़गारी 20 साल की बुलंद सतह पर हो, जब 35 लाख नौजवान हर साल मार्केट में कदम रख रहे हों और खाली हाथ लौटें, जब सरमायादार अपनी सरमाया उठाकर बाहर ले जाए, जब खुद रियासत ये तस्लीम करे कि उसके पास कोई ग्रोथ प्लान नहीं, तो फिर ये बयानिया कि ये हमारा काम नहीं एक जुमला नहीं, पूरा निज़ाम की नाकामी का ऐलान है। बात सरकारी मुलाजमतों की नहीं, बात जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की है जो हुकूमतें प्रोवाइड करती हैं। वो तब प्रोवाइड करती हैं जब मुल्क के अंदर ऐसे मौके पैदा किए जाते हैं कि इंटरनेशनली दुनिया से तमाम इन्वेस्टमेंट्स, अच्छी कंपनीज, मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान के अंदर आए और आके अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। पाकिस्तान तेज़ रफ्तार तनज़्ज़ुली के गड़े में जा रहा है। जिस मुल्क का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 168 पर हो, जिसकी उजरतें 30 साल में 20% गिर जाएं, जिसका नौजवान फुर्सत में हो और सरमाया गैर महफूज, वो मुल्क तरक्की नहीं करता, वो मुल्क बिखरता है। आज बात अवाम के लिए भी है और हुक्मरानों के लिए भी है। हुक्मरानों के लिए पैगाम है
कौम ने आपको यह हक नहीं दिया कि आप हाथ झाड़ कर यह कह दें कि ये मेरा काम नहीं। कौम ने आपको इख्तियार, इदारे और ताकत दी है ताकि आप रास्ता बनाएं, माशी सांस बहाल करें, रोजगार के मौके मुहैया करें और 25 करोड़ अवाम को यह ना बताएं कि वो तन्हा हैं। हुकूमत का काम नौकरियां बांटना नहीं है, लेकिन हुकूमत का फर्ज है कि वो ऐसे हालात पैदा करें जहां नौकरियां पैदा हों, कारोबार पनपे, सरमाया आए और कौम आगे बढ़े। अगर माहौल दुश्मन, पॉलिसी गैर यकीनी और निज़ाम बदएतमाद हो तो फिर यह कौम आगे कैसे बढ़ेगी? अवाम इस हकीकत को समझ ले कि खामोशी अब आपकी जेब में रोटी नहीं डालेगी। यह वक्त सवाल पूछने का है, जवाब लेने का है और इस हक का मुतालबा करने का है कि इस मुल्क की मईशत, आपके बच्चों का मुस्तकबिल निगल ना जाए। यह 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और इन 25 करोड़ लोगों की आहें फैसला करेंगी कि निज़ाम चलता है या ये निज़ाम बदलता है। याद रखें, कौमें तब डूबती हैं जब वो अपने मसाइल से नजरें चुरा लें, और कौमें तब उठती हैं जब वो सच का सामना करें और तब्दीली का तकाजा करें। यही लम्हा फैसले का है, गफलत का नहीं। इस तल्ख हकीकत के साथ मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।